देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वन। घी वगैरह कुछ हो रहा है? हाँ घी का हुआ था, घी बना था। ये अच्छा, मलाई से घी बनाया था क्या? हाँ मलाई से। हाँ उसी जा रहे हैं। एग्जॉस्ट चला देता हूँ। उधर जा रहा था पानी पी रहा हाँ कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर चेक हमारे कंप्यूटर चेक करो। अभी पहले 7th वाला देख लीजिए। इसमें है टू प्रूव एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। लॉग वाई प्लस सी इज अ solution of the differential equation y dash is equal to y square upon y dash is equal to y square upon 1 minus xy. वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा वाई डैश का मतलब क्या है यहाँ पर? डी वाई बाई डी, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अच्छा इन्होंने ना ब्रैकेट में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जो है ये 0 के इक्वल नहीं होगा। 1 माइनस एक्स वाई जब 0 के इक्वल नहीं होगा, 1 माइनस एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस एक्स वाई को उधर ले आओ तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू एक्स वाई। तो ये वो वाली चीज़ है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ये क्या दे रखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और क्योंकि वाई डैश चाहिए यानी कि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो एक बार डिफरेंशिएट करूँगा मैं इसको। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले एक्स एज इट इज और वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़, फिर एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स बाई डी एक्स यानी कि 1 हो जाए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हुआ।
राइट हैंड साइड में जब log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, log का तो हो गया 1/y, और फिर y का क्या हो जाएगा dy/dx, प्लस कांस्टेंट है अकेला लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है dy/dx, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे y डैश निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इस पर तो लिखा x, dy/dx का मतलब हो गया y डैश, ठीक है, और प्लस y, ये dx/dx हो गया 1, x को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 हो जाता है। ये 1/y dy/dx क्या हो गया y डैश प्लस 0। अब क्या करिए, y डैश वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और बाकी की टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो x y डैश माइनस y डैश अपॉन y डैश अपॉन y इज इक्वल टू y इंटू मतलब y, इधर तो 0 ही बचा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस y। ठीक है, अब क्या करिएगा, एक्स वाई डैश है और वाई डैश अपॉन वाई है, यहाँ से वाई डैश ले लो कॉमन, वाई डैश कॉमन ले लिया तो एकदम ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस 1/y, एक्स माइनस 1/y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है माइनस वाई। फिर क्या करते हैं, इधर एलसीएम लीजिए, वाई डैश जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस वाई। अब y को उधर ले जाओ और यहाँ से क्या करें, माइनस निकाल दो कॉमन, तो माइनस वाई डैश ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, और y को जब माइनस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y डैश इज इक्वल टू हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना है। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कौन सा बता दो आप, फोर्थ में करके दिखाऊँ या चेक करूँ? दिखाना हर ठीक है। चलिए जी, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। y is equal to under root 1 plus x square। y is equal to under root 1 plus x square is a solution of the differential equation y dash is equal to xy, y dash is equal to xy upon 1 plus x square, y dash is equal to xy upon 1 plus x square। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका,
y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए हमने, और फिर ये कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट एक्स, और 1 प्लस एक्स 2x हो गया, 2 से 2 काट दिया, dy बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे y डैश x अपॉन में रूट 1 प्लस x x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे चाहिए एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी y से मल्टीप्लाई, नीचे भी y से मल्टीप्लाई, तो y डैश इज इक्वल टू न्यूमरेटर में तो आ गया एक्स वाई और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बताइए जरा, ये जो एक्सरसाइज थर्ड है ये है सिलेबस में कि नहीं? नहीं। वो थर्ड वाली नहीं है ना, ठीक है, थर्ड वाली हटा दो। इसके बाद आप आइए मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की है, एक होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में y वाली टर्म्स को सेपरेट आउट करके dy के साथ ले जा सकूँ, x वाली टर्म्स को सेपरेट करके dx के साथ ले जा सकूँ, तो हम ये कहेंगे कि वो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड वो करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 को काट दो और आप पहुँच जाइए नेक्स्ट इस पर। ये है हमारा पेज नंबर 392। ठीक है, differential equation by variable separable method। solving a differential equation by variable separable method। चलिए, तो आप पेज नंबर 392 एग्जाम्पल नंबर 9 पर आ जाओ। Find the general solution of the differential equation dy by dx is equal to dy by dx is equal to x plus 1 upon 2 minus y। यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 2 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर कंडीशन यही बन जाएगी वाई इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मुझे ना ये देखना होता है कि मैं इसको dy वाले टर्म्स को अलग करूँगा, dx को अलग करूँगा, तो ये इधर हो जाएगा 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या समझ में आता है कि जो डी वाई है, डी वाई के साथ में वाई वाले टर्म्स आ गए सेपरेट हो गए, और डी एक्स के साथ में एक्स वाले टर्म्स आ गए सेपरेट हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधा ये करिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 डी एक्स। हो गया। उसके बाद जब 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y तो 2y माइनस जब y को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। जब x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, और जब 1 को करेंगे तो इसका x प्लस c। अच्छा, या तो इतने करके छोड़ दो, पे तो प्लस ही आएगा। नहीं दो, मतलब एक ही तरफ कर देते हैं बस, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हम ये कह देंगे कि इधर लिख लो c1, इधर लिख लो c2, फिर क्या करेंगे, उस c1 को इधर ले जाओ तो c2 माइनस c1 को कॉमनली c बोल देंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक ही ले लेते हैं बस। तो आपकी मर्जी है, चाहे c1 c2 कर लो या सिर्फ इस तरफ c निकाल लो, एक ही बात है। इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है मैंने। तो सिंप्लीफाई ऐसे करा है, इसको शुरुआत में c1 बोल दिया, 2 2 4y माइनस वाई स्क्वायर, 2 2 4y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। और फिर क्या करिए, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4y माइनस का 2c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है ये थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि नेगेटिव वाले टर्म कुछ ज़्यादा हो गए, तो -1 कॉमन लेकर दूसरी तरफ ले जाओ। मतलब ये भी जो आपने करा ये भी हो गया, इसमें भी और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने -1 ले लिया कॉमन, अगर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y और प्लस का c इक्वल टू 0। ये जो 2c1 है इसको c बोल दिया, हाँ 2c1 है ना, इसको c बोल दिया बस, ठीक करा जा सकता है ऐसे। तो बस ये ऐसे हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। सर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये तो जनरल सॉल्यूशन है जिसमें c आता है, जिसमें c आ जाए वो तो जनरल सॉल्यूशन है। और किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, कंडीशन दे रखी होती है कि कांस्टेंट निकालने की कंडीशन दे रखी होती है, तो उसमें जो आंसर आएगा वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो कांस्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, जो ये कांस्टेंट है ना, जैसे मान लीजिए आपको ये बता दिया उन्होंने कि x इज इक्वल टू 0 पर y की ये वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 होगी, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी इक्वेशन में x की जगह 0 ले लेना है, y की जगह 1 ले लेना है, और फिर मेरे पास एक अननोन रह जाएगा c, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, उसको वापस इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो अब मेरे पास इस इक्वेशन में कांस्टेंट नाम की कोई चीज़ आएगी नहीं, मतलब अननोन कांस्टेंट जो है वो नहीं है, उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। बस ये होता है, कुछ भी अंतर नहीं है। अवंतिका क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा। एग्जाम्पल 10 में है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू dy by dx is equal to 1 plus y square अपॉन 1 plus x square। तो भाई dy के साथ 1 plus y square लाना है, y वाली टर्म के साथ में dy को रखना है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 plus y square dx को इधर ले आओ। हम क्या कर रहे हैं, हम ना इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें ये था कि आपको ये बताना था कि
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, मतलब हम इसमें से dy बाई डी एक्स वाले टर्म को गायब कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, मतलब आप ये देखिए जैसे हमारे पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो तो नहीं होता था ना, वो नहीं होता था। तो इसका मतलब वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। अगर ऐसी ही किसी इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल वाली टर्म आ जाए तो मैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देता बस। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दी। अब वो कहेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बताओ आप क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आई है? किसी भी नॉर्मल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आई है, चाहे एक बार चाहे दो बार। ये भी तो हम इंटीग्रेट ही कर रहे तो हैं। अब हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स गायब हो जाएगा। हाँ। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में से डी वाई वाली और डी एक्स वाली टर्म को गायब कर देना ही इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी पहले उसको हम डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल निकाल सही। देते, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेशन करके उसका सॉल्यूशन तो है। सर हमने इंटीग्रेशन में भी तो यही करा। हाँ, इंटीग्रेशन में भी यही करा, वही चीज़ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन ही है। अब है क्या कि ये तो वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड है, इसमें तो वेरिएबल सेपरेट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे जो दो मेथड्स करेंगे उसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे आसानी से। तो वो करना हमको सीखना होगा, ठीक है। मुश्किल कुछ नहीं है, वो भी आसान है, उसका भी तरीका बता दूँ। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि अब डी वाई के साथ में केवल वाई वाली टर्म्स हैं या फिर कॉन्स्टेंट है, डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बताना क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बता दीजिएगा? इसका आगे वो साइन क्या है? ये तो हो गया tan इनवर्स वाई, ये हो गया tan इनवर्स एक्स, और इसको बोल दीजिए प्लस सी, बस इसको देते हैं tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। एग्जाम्पल 11 देखिए, 11 में पूछ रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए बस, आ रहा हूँ। अभी भी आ रही है क्या इसमें?
इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/y² का 1/3y³ नहीं 1/y² का ना, तो y की पावर -2 हो गया, y की पावर -2 -1/y, कैसे? y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो y की पावर -2 + 1 क्या हो गया, y की पावर -1 और नीचे -1 हो हाँ, गया। चलिए जी अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx dy by dx is equal to -4xy²। -4xy², इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। दे रखा है y is equal to 1 when x is equal to 0। y is equal to 1 when x is equal to 0, तो कैसे करेंगे? dy by dx is equal to -4xy²। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, y के साथ dy वाला टर्म और x के साथ dx वाला टर्म, तो y² को इधर ले आओ dy के नीचे, dy अपॉन y² और -4x इसको इस तरफ छोड़ो, इसके साथ आ गया dx। अब कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो y² है, इस y² को क्या बोलूँगा, ऊपर ले जाएंगे y की पावर -2 लिख देंगे, तो इंटीग्रेटिंग y की पावर -2 dy is equal to -4 as it is constant है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। y की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू -4 x का क्या हो जाएगा, x²/2 और प्लस का c, ये हो गया। अभी 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, उसके बाद y की पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -2x² + c। -2x² को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2x² -1/y इज इक्वल टू c। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो आया है ना, ये आया है जनरल सॉल्यूशन। अब जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की वैल्यू नहीं चाहिए होती है हमको, c की वैल्यू आ जाती है कुछ गिवन कंडीशंस की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, गिवन y is equal to 1 when y is equal to 1 when x is equal to 0। c -1 है, तो x की जगह आपको 0 डाल देना है, 2 × 0 का स्क्वायर -1/1 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1। Put this value in इक्वेशन 1, इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में इसकी वैल्यू आप डाल दीजिए, तो ये आ गया 2x² -1/y इज इक्वल टू -1। तो ये जो है ना, ये है मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नहीं तो सर ये वाला
यही वाला जो अभी करा। अच्छा आप ये देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x वाई स्क्वायर। अब मैंने क्या करा कि dy को इधर ही रहने दिया, y स्क्वायर को इधर ले आया तो dy अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस 4x को इधर रहने दिया, dx को उधर ले गए तो माइनस 4x dx हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y की पावर माइनस 2, y की पावर माइनस 2 dy, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस 4 इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx। अब y की पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 एज इट इज, और x का क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, 2 1 2 2 2 4 माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर को इधर ले आए प्लस 2x स्क्वायर, और ये माइनस 1 और y की पावर माइनस 1 नीचे आ गया, माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब क्या करना होता है, जनरल सॉल्यूशन में ही जो गिवन कंडीशन होती है वो रख देनी होती है। गिवन कंडीशन क्या है, y की वैल्यू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की जगह 1 रख दो, x की जगह 0 रख दो, तो 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू आ गई, इसको इस इक्वेशन में लीजिए जनरल सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर आ गया। समझ गए वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये वाला जो 9.2 थी, कौन सा 9.2 थी एक्सरसाइज, उसका एक क्वेश्चन नंबर 12 था लास्ट। 9.2 में हाँ तो वो एंड के 2 में एमसीक्यू क्वेश्चंस थोड़े the number of arbitrary constants 12th ना, the number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order are 0 होगा। इसमें भी तो माइनस बनाना पहले ये बताओ आंसर इसका 0 आ रहा है, हाँ 0 क्यों आ रहा है, जरा इसमें बताओ कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इस टू को मत मानना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो 1 नहीं हुआ ना वो तो अब उसकी वैल्यू आ गई। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी मतलब जिसकी अलग अलग कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, ये तो फिक्स आ गई ना वैल्यू, फिक्स्ड कांस्टेंट मतलब सी होना चाहिए। सी होना चाहिए या ए हो या बी हो, है ना, ऐसा कुछ भी हो। वो ए और बी वाला जो एक्सरसाइज थी जिसमें जितने सॉल्यूशन होते थे उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते थे, वो वाली एक्सरसाइज हट गई है जो आपने अभी 11th वाला पूछा था ना क्वेश्चन, तो वो वाली एक्सरसाइज जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हट गई है। तो इसलिए मुझे लगता है ये 11th और 12th वाला क्वेश्चन भी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि वो एक्सरसाइज ही हट गई है आपके सिलेबस थर्ड एक्सरसाइज में ये जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अपने बार में, डिफरेंशिएट उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर लो, बिल्कुल सही। अच्छा अब आप आ जाइए यहाँ पर एग्जाम्पल 12 पर, पेज नंबर 393। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। एक बात बताओ, जैसे ये आया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये जो है ना ये किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन है, किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन है। अगर मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर x होता, सिर्फ यहाँ पर y होता, तो मैं ये कहता कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन में x की पावर 1 और y की पावर 1 होती है। पैराबोला में अगर y का स्क्वायर है तो x सिर्फ x ही होगा, अगर x का स्क्वायर है तो y सिर्फ y ही होगा, होता है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x तो है x सिर्फ x की पावर 1 और y स्क्वायर मतलब y की पावर 2 है। ऐसे ही अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ तो x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हाइपरबोला है, एलिप्स है, उसमें भी x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों मिलते हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर सीधे सीधे आपके पास x और y है किसी भी इक्वेशन में तो लाइन मिलेगी, नहीं तो उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा कोई भी फिगर मिलेगा। तो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा फिगर है तो भाई वो कर्व ही है, वो कर्व ही है, उसमें कहीं ना कहीं कर्व आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये भी कर्व की इक्वेशन है। इससे पहले जो इक्वेशंस दे रखी थी हमको, जैसे मान लीजिए ये वाली है तो ये वाली इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। सर्कल की इक्वेशन अगर याद ना हो तो बताऊँ, हाँ वो तब होता था जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होता था, ठीक है। नहीं तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि कोई भी इक्वेशन जिसमें x की कुछ भी पावर हो 1 के अलावा, y की कुछ भी पावर हो 1 के अलावा, तो उसको हम कर्व बोल देंगे। तो एग्जांपल 12 में बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो भाई इक्वेशन ऑफ द कर्व का मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, बस जो आएगा वो कर्व की इक्वेशन ही आएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसका मतलब क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद जो x और y की वैल्यू चाहिए वो यही है, ये जो पॉइंट दे रखा है 1,1, ठीक है, वो आपको पॉइंट दे रखा है। whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, हो गया कब। तो अब आप क्या करें, एग्जाम्पल नंबर 12 में
सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने घुमा कर दिया है, सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ना बोलकर क्या बोल दिया, इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। और गिवन दैट द गिवन कंडीशंस ना बोलकर ये बोल दिया कि दैट कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये दे रखा है। एग्जांपल 12 में बोल रहे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, लिखिए मैंने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये क्या दे रखा है, x dy is equal to x dy is equal to 2x square plus 1 into dx। ठीक है। अब यहाँ पर ना क्या दिखाई दे रहा है कि अरे x के साथ dx के साथ तो x वाली टर्म है, तो ये क्या करूँ, ये जो x है ना इसको चुपचाप से इधर ले आओ। तो क्या हो गया, dy is equal to 2x square plus 1 upon x into dx। अब इंटीग्रेट करने से पहले इसको स्प्लिट कर लो, स्प्लिट कर सकते हैं। dy is equal to क्या हो जाएगा, 2x square upon x upon x और dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नहीं बताओ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो अगर आ गया। यहाँ पर आपने क्या करा कि भाई इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2x, 2x plus 1 upon x। dx ये हो गया। जब dy को इंटीग्रेट करेंगे तो आ गया y इज इक्वल टू एज इट इज x का डिफरेंस, x का इंटीग्रल क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वही ये आ गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये जो आया है ना, ये क्या आ गया हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन, जिसमें भी हमें कांस्टेंट ये नजर आए c, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोल देते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि इन्होंने बोला है कि ये जो कर्व आया है ना, दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, तो गिवन दैट दिस कर्व represented by equation 1 is passing through the point 1,1, तो y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर प्लस log 1 प्लस c, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। 1 से कट गया 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। मैंने ऐसे ना करके ना उसको माइनस log 1 ही लिया, और फिर जब बाद में पुट करना था तो log x माइनस log 1 था, उसको डिवाइड में रख के वो log x, तो log 1 को 0 रखो ना, इसमें डिवाइड ये वाला ध्यान नहीं। वैसे भी हो तो गया, जब log x अपॉन 1 है तो वो x अपॉन 1 तो लिखा ही हाँ, जाता नहीं, है, नहीं। log x से आ गया बस। फिर ये जी c इज इक्वल टू 0 आ गया, therefore particular solution is y is equal to x square plus log x plus y is equal to x square plus log x, c की वैल्यू तो 0 है, ठीक है।
एग्जाम्पल 13 देखिए, फिर से वही बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। ठीक है, तो पॉइंट यानी कि x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 दे दी है। इक्वेशन ऑफ द कर्व यानी कि आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि कर्व उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। गिवन दैट द और इन्होंने कुछ दे रखा है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज 2x/y²। स्लोप का क्या होता है, ये एक्चुअली टेंजेंट एंड नॉर्मल ना सिलेबस से कट गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये पता होना चाहिए स्लोप का फॉर्मूला होता है dy/dx। ठीक है, तो इन्होंने स्लोप क्या, टेंजेंट का जो स्लोप है ना, टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx। अगर वो बोल देते कि नॉर्मल का स्लोप तो वो होता है -dx/dy, -dx/dy। तो ये नोट करके लिखो, क्योंकि वो ना ये भूल जाएंगे कौन कॉमर्स का है कौन साइंस का है। वो ये ध्यान रखेंगे कि साइंस वाले बच्चे फिजिक्स में पढ़ते हैं कि स्लोप जो है वो dy/dx होता है ना। कुछ नहीं, बस आपको 2 लाइन याद रखनी है, अभी बता रहा हूँ। हाँ, अप्लाइड मैथ्स के दो चैप्टर ऐसे हैं कि उसमें आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, उनके लिए वो बेचारे बहुत परेशान हुए हैं। उसमें बहुत टफ क्वेश्चंस दे रखे हैं और एक ही बुक है बस, ML अग्रवाल, मतलब दूसरी भी बुक है RD शर्मा भी है, लेकिन इतनी बेकार है RD शर्मा अप्लाइड मैथ्स की। पिछले साल उसी में से पढ़ाया था, एक क्वेश्चन नहीं आया उसमें से, है ना। और ML अग्रवाल में से ही पूरा बोर्ड का पेपर बना हुआ था। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कर रहे हैं वो लोग, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स अप्लाइड मैथ्स कर रहे हैं, पता नहीं उनका अच्छा सिलेबस यानी उनका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल देख लेना और अपना देख लेना। उनका मुश्किल है, आपका आसान है। और उसमें ना वो पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसमें, परपेचुटी, एन्युइटी, सिंकिंग फंड, है ना। वो फाइनेंशियल मैथ्स, हाँ वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में है वो, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अच्छा, आप कॉमर्स वालों को तो ये सब चीज़ें पता होंगी, डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड्स, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू, वो तो मुझे खुद पढ़ना पड़ रहा है, मुझे भी नहीं आता था वो सारी चीज़ें जो उसमें डाल रखी, लेकिन मुश्किल नहीं लगा उतना, ठीक है। एग्जाम्पल 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा, अब ना आप लोग ये नोट करें कि जब भी कभी कोई भी टेंजेंट होता है, टेंजेंट का अगर स्लोप निकालना होता है तो वो dy/dx होता है। नोट करके लिखो यहाँ पर। Slope of tangent is dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट से मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या है? अच्छा नॉर्मल क्या है बताता हूँ। साइड से नॉर्मल मतलब साधारण, नॉर्मल का मतलब ये होता है कि टेंजेंट किसी भी कर्व पर ना, जैसे मान लीजिए ये कर्व है, ये कर्व है, इस कर्व पर हमने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दिया, तो टेंजेंट तो ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके चली जाए। अगर उसी पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो उस परपेंडिकुलर वाली लाइन को नॉर्मल बोल देते हैं, तो ये तो कहलाता है टेंजेंट। और अगर इसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए टेंजेंट पर ही, तो इसको कहते हैं नॉर्मल। सर उल्टा नहीं होना चाहिए, नहीं ठीक है, ठीक है। चलिए जी, तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज 2x/y²। इसका मतलब dy/dx इज इक्वल टू
2x अपॉन वाई स्क्वायर स्प्लिट कर दो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x dx। छोड़ दो, कर दोगे अपने आप, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इसका निकाल दें। पॉइंट दे रखा है -2,3, ठीक है। एग्जांपल 14 देखना और एक्सरसाइज 9.4 जितनी हो सके करने की कोशिश करना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, कोशिश करना इसको करने की। सर इसमें फर्स्ट 9.4 के फर्स्ट वाले में हम सेक्स पर आई मीन 9.4 वाला बोल रहा हूँ। हाँ 9.4 9.4 का फर्स्ट वाला जो है ना, रैशनलाइज करके भी कर हाँ, सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को बोलोगे, सुनो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, खत्म। सेक्स स्क्वायर माइनस उसको dx के साथ ले जाना, dy का चुपचाप इंटीग्रेशन करके y कर देना उसको, है ना, तो हो जाएगा। अब आप एक काम करना भाई 9.4 ये जरा खींचो इसको आगे, ठीक है, फिर 2 ही टॉपिक बचेंगे। सर एग्जाम्पल नोटिंग करना पड़ा। हाँ करना है, अगर हो जाए तो ठीक है, समझ में आ जाए तो, नहीं समझ में आ जाए छोड़ देना, मैं करा दूँ।